ठीक है, चलो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई थी ना। ये टेक्स्ट बुक किसने उठा ली? हाँ लो, रुको रखो, मैं ले लेता हूँ। ये है उधर रखी थी वो है। हाँ पर रुको तो सही, मिटा तो देने दो। ठीक है, लो अभी ये हो गया, बेसिक एंगल्स हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का सीधा सीधा हिंदी मतलब मालूम है? पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। अभी पड़ोसी दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स, और दूसरा है सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 से छोटा। वेरी नाइस। नहीं 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 180 से छोटा। नहीं, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो पड़ोसी एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो पड़ोसी एंगल, मान लो कि ये पड़ोसी एंगल और ये पड़ोसी एंगल, तो ये और ये एक दूसरे के पड़ोसी हुए। मान लो कि ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 और θ2 एक दूसरे के पड़ोसी हुए। अगर ये मिल के, यानी कि θ1 प्लस θ2, अगर ये मिल के 90 डिग्री बनाए तो उसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वो अभी जो दोनों मिलके 180 बनेंगे उसको सप्लीमेंट्री। वेरी नाइस। अगर वो मिलके θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, तब जाके उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। इससे एक थोड़े प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि मान लो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। अगर उसमें से एक एंगल 40 डिग्री हो तो दूसरा 40 होगा, 60 ही होगा ना। हाँ 50। राइट, समझ में आ रहा है? मतलब दो एंगल मिलके 90 हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स हैं, उसमें से एक अगर 10 डिग्री है तो दूसरा 80 20 है तो 30 है तो 40 है तो 50 है तो 60 है तो 70 है तो 80 है तो 89 है तो 1, और 90 है तो 0। वेरी नाइस। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल का कोई भी एक एंगल 100 डिग्री हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल का कोई भी एक एंगल 100 डिग्री हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि वो तो 90 है। वेरी नाइस। दोनों मिलके 90 होने चाहिए और एंगल कभी नेगेटिव में नहीं होते, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये फिजूल की बात है। अभी सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। दो एंगल मिलके अगर 180 डिग्री होते हो तो ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की जोड़ियों में से एक एंगल 10 डिग्री हो तो दूसरा 170 20 हो तो 160 30 हो तो 40 हो तो 140 50 हो तो 130 60 हो तो 120 70 हो तो 110 80 हो तो 90 हो तो। 990। तो इससे एक सवाल निकलता है कि ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स की जोड़ियों के नाम बताओ जो इक्वल हो 90 90। ठीक है, 180 हो तो 180 ठीक है। सेम क्वेश्चन, क्या सप्लीमेंट्री एंगल का कोई एक एंगल 180 से बड़ा हो सकता है? क्लियर। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा है सप्लीमेंट्री। लिख लो। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है
हो यहाँ पे? हाँ, ओके। नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, हाँ एंगल के भी पैर है, हाँ सही बात है। हाँ बहरा थोड़ी हो। पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल की जोड़ियाँ। अभी यहाँ पे भी जोड़ियाँ कई किस्म के हो सकती हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कैसा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब ऐसी जोड़ियाँ जो मिलके, वेरी नाइस। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री पेयर, उसके अलावा ऑब्ट्यूस पेयर मतलब दो एंगल मिल के 90 डिग्री से बड़ा बनाते हो, ऑब्ट्यूस पेयर। उसके अलावा एक्यूट पेयर, उसके अलावा राइट पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलो या राइट पेयर बोलो, हाँ सप्लीमेंट्री पेयर बोलो या लाइन पेयर बोलो या फिर लीनियर पेयर बोलो। हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बोलते, LPA। हाँ तो ऑब्ट्यूस पेयर बोलो, फिर एक्यूट पेयर बोलो, रिफ्लेक्स पेयर बोलो, रिफ्लेक्स पेयर। ठीक है, ये कुछ जोड़ियां हैं। अभी यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ और इसमें दो एंगल्स मैंने बनाए, θ1 और θ2। अच्छा ये कौन सा पेयर है इनमें से? एक्यूट पेयर, क्योंकि ये दोनों मिलके भी बेचारे 90 से तो छोटे ही हैं। अगर ये मिलके 60 डिग्री बनाते हो, ये मिलके 60 डिग्री बनाते हो और एक एंगल इसका अगर 20 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 40 ना, 20 + 40 60। तो इसको बोला जाता है एक्यूट पेयर। उसी तरीके से ऑब्ट्यूस पेयर, रिफ्लेक्स पेयर, ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? लिख लो। चलो भाई साहब, नेक्स्ट है एक्स, मतलब एक्स एंगल तो इसको नहीं बोलते, पर इसको बनाने के लिए एक्स लगता है। एक्स का मतलब, हाँ एक्स का मतलब है दो लाइन जब एक दूसरे से कट जाए, दो लाइंस जब एक दूसरे से कट जाए तो मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। सही है? देखो इन भाई साहब के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये। और इनके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये। ऑपोजिट एंगल सर से। हाँ, अगर ये मान लो कि 110 डिग्री होगा तो ये भी 110। हाँ, इसलिए इसको हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल। और ये हमेशा इक्वल ही होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? सर हाँ चारों मिलकर 360 बनाते हैं ना। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। हाँ हाँ, अगर मैं इसको नाम दे दूँ O, इसको चलिए, नाम दे दूँ 40 होंगे। A, इसको नाम दे दूँ B, इसको नाम दे दूँ C, इसको नाम दे दूँ D, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि BOC कितना है? BOC और AOD। सर कुछ बोला? अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप AOC को देखें, AOC को देखें। क्या ये लाइन है? सर ये 140 हो गया ना। नहीं। 70 होंगे सर। विच इज इक्वल्स टू 70 होंगे। 70, राइट। ये हो जाएगा 70 डिग्री और ये 70 हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और देखो AOC अगर लाइन है तो ये दोनों LPA हुए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या लाइन एंगल्स या स्ट्रेट एंगल्स।
ठीक है। अगर ये लाइन एंगल्स है तो ये दोनों मिल के 180 बनेंगे। तो ये 110 है तो ये कितना हुआ? सर ये जो 110 है वो 220 और 140 360। वैसे भी कर सकते हो। दियान कह रहा है कि ये पूरा 360 है और ये 110 यानी कि 220, 360 में से 200 यानी कि 260 में से 20 और यानी कि 240, हाँ 140 को डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 70। ये भी सही है, गलत नहीं है। या तो लाइन से करो या तो फुल एंगल से करो, दोनों से आपका आंसर आना तय है। क्लियर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्लियर? ठीक है। अभी हम लाइन से बनने वाले एंगल समझेंगे, इसको लिख लो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस पे। मतलब टाइप्स ऑफ लाइन अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दो लाइन के साथ हम क्या कर सकते हैं वो उसके टाइप्स हैं। दो लाइन कैसी कैसी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल पहला कॉन्सेप्ट है कि दो लाइनें इस तरीके से हो कि ना वो एक दूसरे के नज़दीक जाए ना वो एक दूसरे से दूर जाए। राइट, चलो वो भी सही है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। पर इसका ये नाम कम पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के नज़दीक भी ना जाए, जो एक दूसरे से दूर भी ना जाए, बस एक दूसरे के साथ चलती रहे, वैसे ही जैसे ट्रेन की पटरियाँ। अरे नहीं सर ने वो जो बोला था हाँ, चलते किससे? हाँ, तो उसी से रिलेटेड नाम है। नहीं, उसी से रिलेटेड नाम है। पैरेलल। हाँ, पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस जो एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं जाती, दूर भी नहीं जाती, एक ही डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। एक और नाम मिल गया, हाँ, EQUIVI, इक्वी डिस्टेंट लाइंस। ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, इक्वी डिस्टेंट लाइंस, मतलब वो लाइन है जो नज़दीक नहीं जाती, दूर नहीं जाती, एक ही डिस्टेंस पे चलती रहती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अच्छा, उन लाइंस को क्या कहेंगे जो एक दूसरे को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे काटती हैं? हाँ, एग्जैक्टली 90 डिग्री। हाँ चलो, नॉन इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग? नहीं, तो वो तो वही हो गया ना, नॉन इंटरसेक्टिंग। पर इसका मुझे नामकरण परफेक्ट चाहिए, टू द पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइंस। कैसे लाइन? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, चलो इतना तो लिख लो, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं कि किसी को मिलने ही ना दे पैरेलल लाइन के जैसे। हम वैसे भी हैं जो किसी को नज़दीक भी लाए। तो ऐसे दो लाइंस को, हाँ दियान खुश होता है दियान, अब मेरी बात आई अच्छा, ऐसी दो लाइंस को क्या कहेंगे जो एक दूसरे के नज़दीक जा रही है और अभी मिली नहीं है, पर आके जाए। तुम्हारी सुई वहां क्यों अटकी है? ये तो बार-बार वही आता है। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के नज़दीक जा रही है, फिलहाल मिली नहीं है पर आगे जाके मिलेगी, फ्यूचर में दोनों का मिलन होगा। हाँ, तो ऐसी दो लाइंस को हम क्या कहेंगे? हाँ, इन दोनों लाइंस को हम कहेंगे कन्वर्जिंग लाइंस। कन्वर्जिंग लाइंस। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के नज़दीक जा रही है, अभी मिली नहीं है पर फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ऐसी दो लाइंस को क्या कहेंगे जो पहले एक दूसरे से मिल चुकी थी
पर शायद रिश्तों में खटास की वजह से उनके रास्ते अलग अलग हो गए। जो पहले कभी एक थी पर अब वो एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं जा रही, दोनों फैल रही है, ऐसी लाइंस को क्या कहेंगे? नॉन कन्वर्जिंग। ये अच्छा पकड़ लिया। जो है उसके आगे नॉन या तो अन लगा दो तो हो गया। ऐसी जो फैल रही है। अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ। हाईवे के ऊपर कभी जब मेंटेनेंस का काम चलता है तो एक बोर्ड, हाँ, डाइवर्जिंग लाइंस, डाइवर्जिंग लाइंस, क्लियर? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के नजदीक जाए वो कन्वर्जिंग, हाँ, दूर जाए वो डाइवर्जिंग। अच्छा जब ये दोनों लाइन के बीच में, अच्छा अरे वाह, एक चेयर ले लो, इन दोनों लाइन के बीच में कभी कोई विलन आ जाए, इन दोनों लाइंस के बीच में कभी कोई विलन आ जाए जो दोनों को काट दे, अब सर आया corresponding. हाँ, Corresponding. तो ऐसे को क्या कहोगे? Transversal. देखना हिल गया, Corresponding. हिल गया कि हाँ, कर दूं मैं सेट? ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे, सॉरी, हाँ, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे से मिलने वाली हो या जुदा होने वाली हो या पैरेलल हो, पर एक ऐसा विलन आ जाए जो दोनों को काट दे, तो इस विलन को क्या नाम देंगे? Corresponding. Transversal. ट्रांसवर्सल। Corresponding नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इसको? ट्रांसवर्सल। अच्छा इसका ये नाम कैसे पड़ा आप लोगों को मालूम है? इंडिया में ये पॉपुलर नहीं है, पर बाहर की कंट्री में ना फैंस काफ़ी पॉपुलर। फैन मतलब वो स्टारडम वाले फैन नहीं है, फैंस, फैंस, FENCE, वार्ड, वार्ड, हाँ, तो ऐसे फैंस काफ़ी पॉपुलर हैं लकड़ियों की। देखिए तुम लोगों ने, ये टॉम एंड जेरी में अक्सर दिखाते थे, हाँ, ऐसे लकड़ी के फट्टे होते थे और ऐसे फैंस होते थे। इस फैंस को पकड़ रखने के लिए ऐसी टेढ़ी लकड़ी को लगाया जाता था, लड़की नहीं, हाँ, लकड़ी, हाँ, ऐसी टेढ़ी लकड़ी को लगाया जाता था। इस टेढ़ी लकड़ी का नाम है ट्रांसवर्सल। क्या नाम है? ट्रांसवर्सल। अच्छा ये ट्रांसवर्सल और ये ट्रांसवर्सल क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लाइंस है, राइट, और उस लाइन को ये वाली लाइन काट रही है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल और ये ट्रांसवर्सल दोनों एक ही है। यहाँ तक चीजें क्लियर? पक्का? ओके, लिख लो इतना। चलो नेक्स्ट, एंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइंस। अच्छा 3 लाइन के द्वारा एंगल अलग अलग सिचुएशन में वो शुरू हुए ना, हाँ, ओके। देखो अगर वो कन्वर्जिंग लाइंस हो तो भी अलग अलग एंगल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एंगल, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अगर वो डाइवर्जेंट लाइंस हो ऐसी, तो भी सेम टू सेम 8 एंगल बन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो, दोनों ही केस में ट्रांसवर्सल के द्वारा 8 किस्म के एंगल बन सकते हैं। ये वाला केस और ये वाला केस फिलहाल आपके सिलेबस में पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए ही है। हमारा मेन केस है वो जब 2 लाइंस पैरेलल हो, कैसे हो? पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल बन रहा हो। सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग के पीछे पड़ गया। नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं। मान लो कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और उसको ट्रांसवर्सल काट रहा है। इसको L लाइन ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं और इसको P नाम दे देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी 8 एंगल बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8। तो अभी आप मुझे बताओ कि एक नंबर और दो नंबर ये कैसे एंगल्स हैं? एक और दो नंबर ये कैसे एंगल्स हैं? ऑपोजिट एक नंबर और दो नंबर कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री यानी कि लाइन एंगल्स। अच्छा, तो एक और दो लाइन एंगल है, दो और तीन, दो और तीन भी लाइन पे है, तीन और चार, एक और चार। तो यहाँ पे ऊपर के तरफ कितने लाइन एंगल की जोड़ियां मिली? 4। 1 2 2 3 3 4 4 1। उसी तरीके से नीचे कौन कौन से हैं? कौन कौन से? 5 6 6 7 7 8 8 5, राइट। तो टोटल इस केस में कितनी लाइन एंगल्स की जोड़ियां मिली? 8। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो सबसे पहला हो गया लाइन एंगल। अभी मैं एक नंबर और तीन नंबर की बात करूं तो ये कौन सा एंगल है? कैसे ऑपोजिट? वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि ये एक्स बन रहा है। उसी तरीके से 2 और 4, 5 7 6 8। तो कितनी जोड़ी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिली? 4। और ये चारों के चारों इक्वल होंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाले जो एंगल्स हैं वो ऐसे नहीं लग रहा कि लाइन के अंदर है। तो इन एंगल्स को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। कैसे कहेंगे? और ऐसे नहीं लग रहा कि 1 2 7 8 बाहर है, तो इनको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी इंटीरियर एंगल्स को देखिए, 3 4 5 6 को, ठीक है। और ट्रांसवर्सल को देखिए, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ 4 और 5 है और ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ 3 और 6 हैं, ठीक है। तो ये अगर ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो, भले ही इंटीरियर एंगल हो, तो उसको हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। को का मतलब है एक ही तरफ वाले, को मतलब एक ही तरफ वाले। तो को इंटीरियर कौन कौन से हैं? 4 5 और 3 6। अगर को इंटीरियर एंगल है तो को एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। तो लाइन के एक ही तरफ और बाहर कौन कौन से हैं? 1 and 8, 2 and 7। को इंटीरियर, को एक्सटीरियर। अभी जब कोरोना काल चल रहा था तब आपको स्कूल में बुलाते थे ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन आना है एक दिन नहीं आना है, राइट। तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेट का मतलब एक लेना है एक नहीं लेना है, बाद में फिर से लेना है। तो अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो 3 को लेना है, 4 को 5 को लेना है। तो इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 3 और 5 अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी होंगे, 1 और 7, 2 और 8। सारे हो गए। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ तुम्हारे फेवरेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, मैं फ्लैट का एग्जांपल ही लेता हूँ कि ये जो मेरा B106 है, इसी के सेम स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कहाँ पे होगा? उसका नंबर 206। मतलब मेरा जो ये रूम है सेम रूम उनका होगा, हाँ कलर वगैरह अलग होगा पर स्ट्रक्चर सेम होगा। मेरा जहाँ पे किचन है उनका भी किचन वहाँ पे ही होगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही रूम स्ट्रक्चर वाइज एक जैसे ही हैं बट अलग अलग माले पे हैं। जब ऐसा ही हो कि एंगल्स सेम हो पर अलग अलग माले पे हो, तब ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक के जैसा पर नीचे वाले माले पे कौन है? 4 के जैसा, 3 के जैसा,
2 के जैसा। क्लियर? तो ये सारे कुछ एंगल्स है, एक एक करके लिस्ट करवाओ। सबसे पहले हमने किया लाइन एंगल, उसके बाद लाइन एंगल्स, यानी कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1, बाद में 5 and 6, 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8, 8 and 5। टोटल कितने हुए लाइन एंगल? 8। चलो दूसरा मैंने बताया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट 1 and 3, 2 and 4, 1 and 3, 2 and 4, फिर नेक्स्ट 5 and 7, 6 and 8। यहाँ तक चीजें क्लियर? ओके चलो, उसके बाद हमने कौन से एंगल किए याद है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। चलो पहले इंटीरियर ले लो। इंटीरियर, इंटीरियर कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। उसके बाद हमने ले लिए एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से हैं? 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8। फिर हमने कौन से लिए? को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। चलो को इंटीरियर कौन कौन से हैं? अंदर और एक ही तरफ। 3 and 6, 4 and 5, 3 and 6, 4 and 5। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? उसके बाद को एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर 1 and 8, 2 and 7, 1 and 8, 2 and 7। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? बाद में ऑल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्ट इंट एंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से? 3, 5, 3 and 5, 4 and 6। उसी तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वो कौन कौन से? 1 and 7, 2 and 8। सारे हो गए? लास्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग, अलग अलग माले पे सेम कमरा। 1 and 5, 1 and 5, 2 and 6, फिर 3 and 7, 4 and 8। ये हो गए आपके सारे एंगल्स। ये सारे एंगल्स अगर आप जानते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम्स करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी इन सारे एंगल्स के लक्षण, प्रॉपर्टी, कैरेक्टर क्या है उसके बारे में समझते हैं। लाइन एंगल्स के बारे में कुछ बता सकते हो कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? कि उन दोनों का सम इज 180, ये इसका कैरेक्टर है। सम इज 180। अच्छा, ये सिर्फ पैरेलल केस के लिए ही है, हाँ, इन दोनों केस के लिए नहीं। हाँ, इन दोनों के लिए पहले 2 एंगल होंगे, बाद में बाकी जो रूल्स हैं वो सिर्फ पैरेलल के लिए है। ठीक है, ये वाले केस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल से रिलेटेड बाकी एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल। अच्छा, इंटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ बता सकते हो? जो कि अंदर की साइड के एंगल। हाँ, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद है? इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी 8th स्टैंडर्ड मैथ्स। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम इज 360। क्या है? सम इज 360 डिग्री। सेम गोज फॉर एक्सटीरियर एंगल, सम इज 360। चलो, को इंटीरियर के बारे में बता सकते हो? एक ही तरफ के अंदरूनी एंगल्स, सम इज 180।
सम इज 180 और यहाँ पे भी सम इज 180। चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बता सकते हो? इक्वल, ये होते हैं इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। ये सारे लक्षण याद रखना, आगे प्रॉब्लम करने में काम आएंगे। क्लियर है? लिख लो। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अभी प्रॉब्लम शुरू करेंगे हम।